चलिए लेट्स स्टार्ट। इन्वेंट्री का क्लास शुरू करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट क्लास इन्वेंट्री का डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन एसेट। क्या होता है इन्वेंट्री सर? द एसेट विच आर हेल्ड, जो आप रखते हैं फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स में आप जो रखते हैं उसको ही बोला जाता है पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स उसका एग्जांपल है। हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। क्यों हेल्ड करते हैं? प्रोडक्शन का प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, और फॉर द कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ सेल। मतलब मेंटेनेंस, सप्लाई, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल्स, ये सब आपका क्या हो गया? इट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो फिर इन्वेंट्री का डेफिनेशन में क्या क्या आता है? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, loose tools, consumables, all are the part of the inventory as per the definition given is to inventory valuation. So inventory can be defined as the asset held for the sale in the ordinary course of business. जो ordinary course of business में आप सेल कर सकते हो, that is finished goods. जो in the production process में काम में आता है, रॉ मटेरियल, WIP, और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए कंज्यूम करते हैं, आप यूज करते हैं, दैट इज मेंटेनेंस, सप्लाई, पुर्जा, छोटा छोटा पुर्जा, लूज टूल्स एंड कंज्यूमेबल्स। तो ये सब एक साथ मिला के आता है, इन्वेंट्रीज का डेफिनेशन में आता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। आप लोगों का, बहुत लोगों का एक सवाल था, सर आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट करने के टाइम आपने क्या किया था? लिखा था कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, उसके बाद लिखा था मार्केट प्राइस, उसके बाद कभी भी सर आपने मार्केट प्राइस नहीं लिखा था। वेरी क्लियर, आपने मार्केट प्राइस नहीं लिखा था, मतलब सर आप जानते नहीं थे। यस, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। आज रात को मैंने रट्टा मारा था, कल रात को रट्टा मारने के बाद मुझे पता चला, ये रे भाई ये भी तो बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया। उस टाइम मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कराया था। चलिए, क्या रात में सर आप रट्टा मारे हैं? देखिए, इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड। अच्छा, बाय द वे है, ये जो मेरा लिखा है ये मेरा बुक का ही पार्ट है, वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। तो क्या होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन? Inventories are to be valued at lower of cost and market value on item by item basis. मतलब इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस मींस, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आप सेल करने से आपको नेट कितना आएगा? नेचुरली आफ्टर डिडक्टिंग क्या? सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कमीशन। It is based on the principles of prudence. हटाइए, इतना ज्ञान आपको नहीं लगेगा। चलिए, if inventory NRV, net realizable value, is less than the cost of the inventory, inventory is value at net realizable value। हटाओ, ये भी आप लोगों को नहीं लगेगा, इतना झमेला का आपका जरूरत ही नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट लगेगा। Inventory should be usually written down to NRV value on a item by item basis. However, in some certain circumstances, it may be appropriate to group similar or related item and written down to net realizable value on a group basis. इसका मतलब नॉर्मली आपके पास एक टीवी, 10 प्रकार का टीवी है, 10 प्रकार का रेफ्रिजरेटर है, 10 प्रकार का एसी है। एक अप्रोच हो सकता है, सब टीवी मतलब सोनी का, सैमसंग का, एलजी का, सब टीवी आप अलग अलग वैल्यूएशन करके आप आइटम बाय आइटम आप कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है सब टीवी को आप एक साथ मार्च करके आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। ग्रुप वाइज वैल्यूएशन, आइटम वाइज वैल्यूएशन, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डोंट वरी। नाउ
कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज क्या है? कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज, कॉस्ट ऑफ परचेस्ड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventories in the present location and condition. दिमाग में याद कराओ तो ये वर्ड आप लोगों ने कहां पढ़ा था? बंद करके रखा है, कैसे बोलूं, सॉरी, बोलो तो ये वर्ड आपने कहां पढ़ा था? कंसाइनमेंट में सर। कंसाइनमेंट का वैल्यूएशन में सर आपने पढ़ाया था हम लोगों को। ओके ओके, हाँ राइट सर, याद आ गया। तो अगर यही है, वहां पर आप थोड़ा प्रेशर दो, आपने क्या क्या ऐड किया था? कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस ऑल कैरेज अप टू द लोकेशन। कौन सा लोकेशन में? अगर ट्रांजिट लोकेशन में वैल्यूएशन करना है तो ट्रांजिट लोकेशन, अगर गोडाउन में वैल्यूएशन करना है तो गोडाउन लोकेशन। तो कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन अगर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में लाते हो तो वो कॉस्ट आएगा। अदर कॉस्ट सब ऐड हो जाएगा। आप लोगों ने एचएस में कॉस्ट शीट किए थे, तो जो जो खर्चा ऐड होता है सब यहां पर आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेस क्या क्या आएगा? परचेस प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मतलब आप गुड्स खरीदते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? जीएसटी। फ्रेट इनवर्ड, अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, सब परचेस प्राइस में आता है। कौन कौन सा आइटम डिडक्ट करना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम टैक्सिंग ऑथोरिटीज। अगर जीएसटी तुमने जो दिया है उसका अगर क्रेडिट बेनिफिट तुमको मिल जाता है तो जीएसटी ऐड नहीं होगा, तो माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक हटाइए, दिमाग कंफ्यूज होगा। ये दो आइटम आप सिर्फ याद रखना है, माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन मीन्स include cost directly related to the unit plus allocation of fixed and variable production overhead incurred converting the finished goods। मतलब फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जो जो खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फिक्स खर्चा जो जो है allocated होगा on the basis of normal production capacity and on the basis of actual capacity work। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे उसका एलोकेशन होगा। अदर कॉस्ट वो क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंगिंग इन्वेंटरीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन सब आएगा। कौन कौन सा आइटम कॉस्ट में नहीं होगा? एबनॉर्मल लॉस, इसलिए एबनॉर्मल लॉस को लेस करते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन रेंट लेस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं ऐड होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो जाता है, कभी भी ऐड नहीं होता है। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग चार्जेस नहीं ऐड होता है। तो याद रखिएगा इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या क्या ऐड नहीं होता है? एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट एंड बोरोइंग। एक कभी भी क्या नहीं होता है? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होगा। इसलिए याद करो, कम गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस कभी भी हम लोग क्या किए? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में ऐड नहीं किया है। इस हम लोग सिर्फ कॉस्ट को ऐड किया है, वो भी अप टू गोडाउन तक। मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है जहां पर आपको कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स लिखेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम देखो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इंटरेस्ट, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल दिया है। नॉर्मल प्रोडक्शन 600 यूनिट्स, यूनिट अनसोल्ड 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स टू बी टेकन इन द क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कॉस्ट, अच्छा, वैल्यू एंड कॉस्ट क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल खर्चा आएगा। कन्वर्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये तीन आया, टोटल कॉस्ट हो गया। लेस नॉर्मल लॉस, हम लोग नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? गुड यूनिट से माइनस करते हैं, तो लेस कुछ नहीं है।
टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल 638 लाख 20। देखो मैंने कंसाइनमेंट में जितने जैसे कराया था सेम टू सेम सर यहाँ पर आपने किया है। कॉस्ट पर यूनिट क्या है 38 लाख 20,000 डिवाइडेड बाई 600। कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ गया 6,366.67। कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट आ गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर कुछ नहीं दिया है तो क्या एज्यूम करते हैं assuming it is more than the cost of the inventory तो value of the closing stock क्या है lower of cost and NRV तो क्या है valuation 3,82,222 okay so that is the valuation clear or not so that is a कैसे cost को determine करते हैं उसका तरीका। closing unit कैसे आया सेम एग्जांपल आई थिंक और एक दिया था इलस्ट्रेशन 2 परचेज 1000 लीटर 25 जीएसटी 18% इनवर्ड कैरेज अनलोडिंग लोडिंग मिला के 3000 and 1200 रेंट ऑफ द गोडाउन 4500 मटेरियल लॉस 10% एक्सपेक्टेड मतलब नॉर्मल लॉस 10% एक्चुअल लॉस 160 ड्यूरिंग द ईयर 750 liters material were consumed calculate the ending inventory परचेज प्राइस 1000 जीएसटी क्या है जीएसटी का क्रेडिट मिलता है जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इनवर्ट कैरेज ऐड हो जाता है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऐड हुआ टोटल कॉस्ट 1000 यूनिट का हुआ है 29,200 लेस नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोडक्शन कंसाइनमेंट सोचो नॉर्मल लॉस को यूनिट से लेस करते हैं अमाउंट से कुछ नहीं होगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल 900 29,200 कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन इन्वेंटरी क्या होगा क्लोजिंग यूनिट्स इनटू टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स 90 लीटर्स 29,200 डिवाइडेड बाय 900 करके 2920 आ गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला तो एज्यूमिंग मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2920 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आएगा परचेज 1000 एक्चुअल लॉस 160 अनसोल्ड 750 तो क्लोजिंग यूनिट 900 तो क्लोजिंग 900 आ रहा है। नोट रेंट ऑफ गोडाउन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी तो इसलिए रेंट ऑफ गोडाउन नहीं आया है खर्चा है लेकिन इन्वेंटरी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू net realizable value the estimated selling price in ordinary course of business as reduced by estimated cost necessary to make the sell कैसे NRV कैलकुलेट होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसको लेंगे लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वो गुड्स अगर सेमी फिनिश्ड है तो उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो जो खर्चा है उसको लेंगे लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सेलिंग कमीशन अगर कुछ है तो वो सेलिंग प्राइस से माइनस होगा बिकॉज आप जानते ही है कॉस्ट में वो पार्ट नहीं ऐड होता है तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू याद करो कंसाइनमेंट का अगर मैं क्लोजिंग प्राइस दे देता हूं सेलिंग प्राइस तो उस प्राइस को आप लेंगे लेस क्या होगा सेलिंग एक्सपेंसेस तो आपके पास सेलिंग कमीशन रहता था कौन सा सेलिंग कमीशन ऑर्डिनरी कमीशन तो आप क्या करेंगे लेस करेंगे ऑर्डिनरी कमीशन डील क्रेडिटर कमीशन लेस नहीं करेंगे क्यों डील क्रेडिटर कमीशन सेल के कंडीशन नहीं है डील क्रेडिटर कमीशन देता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन तो यहाँ पर कलेक्शन के लिए कुछ नहीं बोला है ओनली सेल करने के लिए जो जो खर्चा होता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है अगर नोन है सेलिंग कमीशन अगर नोन है यस ऑर्डिनरी कमीशन इज अ नोन तो वो सब लेस हो जाएगा। तो चलिए वैल्यूएशन क्या होगा फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन आपका 3 प्रकार का स्टॉक था फिनिश गुड्स WIP रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का कैसे वैल्यू होगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके आ जाएगा NRV WIP का कितना सेलिंग प्राइस होगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स लेस
WIP को मतलब सेमी फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा वो माइनस कीजिएगा, इसको बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस सेलिंग एक्सपेंसेस करने के बाद जो आ जाएगा दैट इज WIP ऑफ NRV। रॉ मटेरियल नो नीड टू डिटरमिन NRV आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सर्टेन सिचुएशन वो आपको जानना नहीं है इस लेवल में। अगर एग्जाम के बाद टाइम मिलता है तो पूछना, मैं बता दूंगा। मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और NRV, कैसे कंपैरिजन होता है? आइटम बाय आइटम, ग्रुप मेथड, एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड AS2 में परमिटेड नहीं है, तो क्या क्या परमिटेड है? ये दो मेथड, आइटम बाय आइटम एंड ग्रुप मेथड। देखते हैं क्या तीन मेथड है। रॉ मटेरियल परचेस 200, ओके ये हटाओ, एकदम नहीं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तीन मेथड से करो। एक है आइटम बा ग्रुप वाइज बोल दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल दिया, NRV बोल दिया है। कैसे वैल्यूएशन होगा? एग्रीगेट मेथड। देखो सबका कॉस्ट टोटल कर दिया, NRV टोटल कर दिया, वैल्यूएशन में कंपेयर करोगे आइटम वाइज नहीं। 29,000 एंड 32,000 ये वाला, ये दोनों को मतलब टोटल का कंपेयर करेंगे, टोटल कॉस्ट एंड टोटल NRV। अगर ग्रुप वाइज करते A एंड B का एक ग्रुप है एंड C एंड D का एक ग्रुप है, कहां पर बोला है? assuming A and B are under group X and C and D under the group Y। मान लीजिए एक से LED TV A and B एंड ग्रुप Y बोलने का मतलब है आपका रेफ्रिजरेटर। दो अलग ग्रुप है, एक टीवी है और एक रेफ्रिजरेटर है। तो ए एंड ग्रुप का वैल्यूएशन सिर्फ ग्रुप वाइज करेंगे, ए एंड बी, एलईडी एंड एलसीडी टीवी, उसका टोटल वैल्यूएशन किया, उसका कंपेयर किया। देखिए ग्रुप वाइज कंपेयर किया, टीवी का ग्रुप कॉस्ट है 13,450 एंड रेफ्रिजरेटर का 14,060, तो वैल्यू आएगा 13,450। और ग्रुप वाई दैट इज रेफ्रिजरेटर का 16,000 एंड 16,200, दोनों में कंपेयर करके 16,000। ये था ग्रुप वाइज। अब आइटम बाय आइटम, ए बी सी डी 5,000 4,000 और ईच आइटम का कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आइटम ए का बोलिए 5,480, 4,860, दोनों में लोअर कौन है? दोनों में लोअर है 4,860। बी का कितना है? 8,450, 9,200। तो जो लोअर है उसको लेंगे, वो लोअर लेने के बाद हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो मैंने जो बताया था तीन तरीका, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, एग्रीगेट। एग्रीगेट तो मैंने यहां पर किया है लेकिन वो AS2 में अलाउड नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर सकेंगे। तो दैट इज एग्रीगेट मेथड, ग्रुप वाइज ग्रुप एंड आइटम वाइज मेथड। नाउ the closing stock of X Limited as on 31/3/19 is as follows। फिनिश गुड से WIP है एंड रॉ मटेरियल है। क्या लिखा है देखो। अच्छा यहां तक कोई डाउट तो बोलो, तो यहां तक कुछ डाउट? ऑलरेडी मैंने ये सब कंसाइनमेंट में करके ही रखा था, तब भी बोलिए तो एनी डाउट? सर NRV सर समझ में नहीं आ रहा सर सर। नहीं सर। तो आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ये प्रॉब्लम को ले लेता हूं कंपेयर। ओके सर। ओके, एग्रीगेट वैल्यू मतलब सब आइटम का टोटल कॉस्ट ले लो, सब आइटम का नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस करके ले लो। करने के बाद देखो वैल्यूएशन क्या आता है। ये कॉस्ट प्राइस, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में कंपेयर करो 29,450 एंड 13,260, व्हिच वन इज लोअर बेटा? 29,450। तो वैल्यूएशन में मैंने वही लिखा है
जो लोअर होगा वही उसका कंपैरिजन वैल्यू होगा ना? यस, एक बार फिर से बताइए ना। एग्रीगेट वैल्यू में टोटल कॉस्ट कीजिए आप, टोटल एनआरवी कीजिए। अगर एग्रीगेट मेथड फॉलो करते हैं, कॉस्ट का टोटल एबीसीडी ऐड करिए, एनआरवी का टोटल ऐड करिए, वैल्यूएशन दोनों में जो लोअर है उसको लीजिए 29,450। सर जो सबसे लोअर होगा एग्रीगेट लोअर जो है, लोअर कौन सा है? ग्रुप वाइज। 29,450, तो 29,450 लिया। यस सर। एनी डाउट? सर एनआरवी समझ में नहीं आ रहा। एनआरवी एनआरवी सर का मतलब इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जो इसमें से लोअर होगा दोनों को कैलकुलेट करके वही हम लोग का एकदम एकदम वैल्यू। एकदम एकदम एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो गुड्स आपका क्लोजिंग डेट में है उसका तो एक मार्केट वैल्यू होगा, आपने Yes, नहीं बेचा है लेकिन। तो दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों में जो लोअर होगा उसको लेंगे। यस यस यस। सर क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा सर ग्रुप वाइज करना है कि अगर एग्रीगेट कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज आइटम बाय आइटम। ओके सर। एग्रीगेट कभी नहीं करोगे until and unless specified in the question. जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी एग्रीगेट यस करेंगे। यस 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 यस। और ग्रुप में सर क्या होता है, एग्रीगेट में मैं टोटल का कंपेयर किया था, ग्रुप में ग्रुप वाइज कंपेयर करूंगा। यहां पर दो ग्रुप है, एक्स एंड वाई। एक्स का ग्रुप है 5,000 कॉस्ट है, ग्रुप एक्स का कॉस्ट है 13,450 और वाई का कॉस्ट है 14,060। तो दोनों में कंपेयर करके क्या होगा, 13,450 जो लोअर है वो लेंगे। ग्रुप वाई का बोलिए 16,000 एंड 16,200। अच्छा सर सर मेरा एनआरवी क्वेश्चन का है वैल्यू तो दिया रहेगा ना? एनआरवी का वैल्यू में इस प्रॉब्लम में मैंने दे दिया, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस माइनस ग्रुप वाई का क्या लोअर, ये समझ में नहीं आया सर ग्रुप वाई वाला। ग्रुप वाइज में, ग्रुप वाइज का कॉस्ट करोगे। एग्रीगेट में टोटल का कॉस्ट किया था, देखो 5,004 सब आइटम का कॉस्ट जोड़ के टोटल कॉस्ट किया, सब आइटम का एनआरवी जोड़ के टोटल किया, करने के बाद दोनों का कंपेयर किया। सर मेरा क्वेश्चन है, पूछे बोलो। सर आप ग्रुप ए बी और सी डी के हैं तो वो बोला रहेगा कि ग्रुप ए बी और सी डी नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा? सर वही पूछ रहे सर। नहीं तो अपना मन से करना हो तो हम ना ए ना सी ना, अपना मन से करोगे कैसा, इट इम्पॉसिबल है। सर अगर वो ग्रुप बोल नहीं दिया जाएगा देन आइटम बाय आइटम, ईच आइटम का कंपेयर करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस। यहां पर कंपेयर किया था एग्रीगेट लेवल में, यहां पर कंपेयर किया था ग्रुप लेवल में, और यहां पर कंपेयर किया था इंडिविजुअल आइटम लेवल में। इसलिए इसका नाम है आइटम बाय आइटम, इसका नाम है ग्रुप बाय ग्रुप मेथड, इसका नाम है एग्रीगेट मेथड। सर ग्रुप सी और डी में 29,450 कैसे ग्रुप सर? ग्रुप सी और डी सर। हाँ सी और डी बोलिए। सर 29,450 वो कैसे लिया सर? ना ना ना, इस दोनों मिला के आ रहा है 16,000, इसका मिला के आ रहा है 16,200। ओके, दोनों में लोअर कौन है? 16,000। तो ग्रुप इन्वेंट्री में ग्रुप एक्स भी था, वाई भी था, तो दोनों का एनआरवी कितना हुआ टोटल, दोनों का वैल्यूएशन ऐड करके कितना होता है? 29,450। यस सर। ओके, आइटम बाय आइटम मेथड, ईच आइटम को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर लिखेंगे। देखो ईच आइटम को कंपेयर किया, यहां पर आइटम बाय आइटम कंपेयर नहीं किया था, टोटल कंपेयर किया था, ग्रुप वाइज एंड टोटल। यहां पर आइटम बाय आइटम कंपेयर किया, करने के बाद 29,310 लिख दिया। सर हर बार वैल्यूएशन अलग क्यों आ रहा सर? आइटम बाय नेचुरली प्रोसेस अलग है, तो प्रोसेस अलग है। सर दोनों में तो सेम है ना, ऊपर में ना ग्रुप ना ना, वो मेथड और बाई चांस आ एग्रीगेट गया में। है, बाई चांस आ गया है। सर इसमें एनआरवी निकालने के लिए सर सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं सर। एनआरवी Expected- दे दिया है मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देता तो आपको देखना पड़ेगा कोई एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, करंट सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, सेल हाँ सर। करने के लिए खर्चा कुछ होता है और नहीं, वो चाहे कमीशन हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। सर हाँ एक तो बार सर ये कंसाइनमेंट से डिफरेंट है सर, सेम कि उसमें मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होता तो यस सर उसमें। एकदम, जो मैंने करा था उस दिन क्लास में, मैंने एक नोट्स भी गया था, सैटरडे का क्लास का जो नोट्स गया था आप लोगों का, वो सैटरडे का स्पेशल क्लास नोट्स में ही थे, देखिएगा उसमें था।
उसमें खाली कमीशन माइनस था सर। हाँ, बिकॉज और तो कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस बोला नहीं था। वो कंसाइनिंग जो किया था सर, वो उसका तो हमेशा करेंट ईयर सर। में किया था, एक्सपेक्टेड पता नहीं है, लेकिन कमीशन ओके आपको सर, पता है सेल करने से 10% लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर। सेलिंग ऐसे ज्यादातर एक्सपेंसेस तो लगता सर है, लेकिन मार्केट प्राइस सेलिंग माइनस एक्सपेंसेस करने के अगर बाद ही आ आप जाएगा। नहीं जानते हो तो कैसे लिस्ट करोगे? चलिए, दो ईयर में आया एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को कराता हूं, जहां पर फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल तीनों का वैल्यू दे दिया है, आपको वैल्यूएशन करना है। देखिए, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल दे दिया है, नोट बोल दिया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स मतलब डब्ल्यूआईपी, सेमी फिनिश गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस WIP rupees 50,000 and estimated selling expenses of finished goods rupees 10 per unit, market price of finished goods 300 unit and replacement cost of raw material rupees 8 per unit. यहां पर छोटा मैं चेंज करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैसे होगा? मार्केट प्राइस ऑफ 1000 इंटू 3000 3 लाख, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपया करके 10,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख 2 लाख 90 और कॉस्ट है 2 लाख 50। तो वैल्यूएशन क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी 250, तो 2 लाख 50 होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख 50, estimated selling price of finished goods 800 into rupees 300, 2 lakh 40, less further completion cost 50,000, less selling expenses 8,000, less realizable value 1,82,000। तो फिनिश WIP का वैल्यूएशन कैसे होगा? WIP का कंप्लीट करने के बाद वो गुड्स का वैल्यू कितना होता है मार्केट में? 240। कंप्लीट करने के लिए फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे 8,000 आ गया है, 800 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा तो इनटू रुपीस 10 करके 8,000, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया कितना? 1,82,000। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP 1,50,000। रॉ मटेरियल का वैल्यू जरूरत नहीं है वैल्यूएशन करने का, क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड मोर देन द कॉस्ट प्राइस। रॉ मटेरियल का प्राइस है कितना? जरूरत नहीं है, दिमाग में अब घुसाना नहीं है, कंफ्यूजन बढ़ेगा तुम लोगों का। तो ये लिख देना, assuming selling price of finished goods expected to be sold more than the cost price, hence NRV of the material is more than cost price। मैं मान के चल रहा हूं फिनिश गुड्स जो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट में बेचेगा, दैट्स वाई रॉ मटेरियल का पैसा उठा लेगा, तो देयर इज अ नो इशू। तो रॉ मटेरियल का खर्चा 1 लाख ही रहेगा, रॉ मटेरियल का कोई सेपरेट वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं है। अगर फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचते हो तो नो प्रॉब्लम, आराम से आप एज्यूम करके 1 लाख को लिखेंगे। तो तीनों का वैल्यूएशन हो गया कितना? तीनों का वैल्यूएशन 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो तीनों का वैल्यूएशन आपके सामने मैंने दिखा दिया। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को रखा, रॉ मटेरियल ऑफ X was purchased at an invoice price 18,000 and expenses incurred to bring the material to the present condition 4,500। ये हटाओ,
ये तुम लोगों के लिए नहीं लगेगा इस बार। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, आपके पास कौन कौन सा मेथड है? अच्छा 11-12 में आप लोग लिफो फीफो वेटेड एवरेज करके आए थे सब? यस सर। वेरी गुड। आज मैं आप लोगों को लिफो फीफो वेटेड एवरेज घर में करने के लिए एक बार दूंगा। आप लोगों का पुराना खाता 11-12 में जहां पर आपने लिफो फीफो किया है वो एक बार जरूर देखिएगा। तो मेरा बस यहाँ सर पर लिफो फीफो सर, लिफो फीफो बस वही, और जो दो था वो सब नहीं। एवरेज ना, मेथड और सिंपल फिर मेथड। देखना फीफो एंड वेटेड एवरेज और कुछ नहीं। अच्छा नॉन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको दो मेथड याद में रखना है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में सिर्फ रिटेल मेथड, ये दो में तीन कराऊंगा। फीफो मेथड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑलरेडी आप जानते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में एवरेज परचेस प्राइस के बेसिस में हम लोग करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रिटेल मेथड पढ़ेंगे। रिटेल मेथड मतलब स्पेंसर, अमेज़न का तो गोडाउन नहीं है, स्पेंसर बोलो, बिग बाजार बोलो, वो लोग जो रिटेल इतना बड़ा बड़ा है, बड़ा बाजार में वैल्यूएशन कैसे होता है रिटेल में। यहाँ पर बड़ा बाजार में जो दो जिसको लोगों का दुकान है वो लोग पापा से जाके पूछिएगा, पापा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है। हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट अ रिटेल सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस मार्जिन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हम लोग दिखेंगे। अच्छा यहां तक आप लोगों का था। हम लोग इन्वेंट्री के क्या क्या है, इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री का कैसे मेजरमेंट होता है, ये सब सीखे हैं। एनआरवी कैलकुलेशन करना सीखे हैं हम लोगों ने, जितना तक आप लोगों को लगेगा उतना मैंने दिखाया है। फीफो एंड वेटेड एवरेज हम लोगों ने सिखाया है आपको। यहां तक मैं आप लोगों का आज का क्लास समाप्त करूंगा। सर रिटेल मेथड एक बार समझा दीजिए। रिटेल मेथड मैं आप लोगों को बताता हूं, एक प्रॉब्लम्स में ही बताऊंगा। चलो बोला है तो कर ही देते हैं रिटेल मेथड में। चलिए रिटेल मेथड, a big departmental store marked all its goods at retail price, although its record all the cost figure and the figure of retail price। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट प्राइस है 42,000 और रिटेल प्राइस है 60,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,58,000, रिटेल प्राइस है 2,20,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,72,000। कॉमन सेंस अप्रोच से होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखो तो आपका क्लोजिंग जो स्टॉक है उसका रिटेल वैल्यू कितना है। रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000 at retail selling price of goods purchased 2,20,000, तो रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2,80,000 ऐड करने से ही हो जाता है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपन इन्वेंट्री का परचेस प्राइस है 42,000, परचेस है 1,58,000, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 2 लाख। तो देखिए मेरे पास दो आ गया है, आरएसपी ऑफ द गुड्स अवेलेबल ऑफ द सेल और कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब जिसका 2 लाख रुपया कॉस्ट है, ध्यान से सुनिए,
उसका रिटेल सेलिंग प्राइस है कितना 2,80,000, यस और नो? जिसका 2 लाख रुपया कॉस्ट है उसका रिटेल सेलिंग प्राइस है 2,80,000, एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। यस तो सर। आप निकालिए आपका क्लोजिंग जो स्टॉक है उसका रिटेल प्राइस कितना है, कितना प्राइस टैग लगा हुआ है? 60,000 प्लस 20,000 लेस एक्चुअली सोल्ड 1,70,000, तो रिटेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है 1,08,000। ओके, तो आप लोग बुद्धि लगा के बोलिए तो कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी, कॉमन सेंस अप्रोच। सर 2,80,000 रिटेल सेलिंग प्राइस है तो 2 लाख रुपए आपका क्या होगा? 2 लाख रुपए आपका कॉस्ट होगा। अगर 1,08,000 अगर आपका रिटेल सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट क्या होगा? सर यूनिटरी मेथड 1,08,000 into 2 lakh divided by 2,80,000, 77,143. Clear or not? यस सर। चलिए सेम तरीका मैंने और एक प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों को दिया होना चाहिए। ये वाला प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, ओपनिंग का, परचेस का, सेल दे दिया है, तो रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल का रिटेल प्राइस है 8,45,000, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल उसका कॉस्ट है कितना 6,76,000, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रिटेल प्राइस है 1,25,000, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या होगा 1,25,000 into 6,76,000 डिवाइडेड बाय 8,45,000, फिगर आया 1 लाख। क्लियर और नॉट? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा जो एग्जाम में आ सकेगा? हम लोगों ने रिटेल प्राइस में, रिटेल शॉप जो होता है बिग बाजार, बिकॉज नौकरी में जब अगर बिग बाजार के लिए नौकरी में जाओगे ये लोग ये सवाल बहुत पूछता है, रिटेल सेलिंग प्राइस कैसे कॉस्ट निकालता है वो, आइटम वाइज क्लासिफिकेशन वो, इंडिविजुअल कॉस्ट कैसे निकालता है वो, ये हम लोग आज का क्लास में सीखे हैं। इतना ही हम लोगों का क्लास में है। कल का क्लास में हम लोग लीफो फीफो वेटेड एवरेज करेंगे, ठीक है? सभी प्रोडक्ट में भी तो लिखा रहता है ना एमआरपी मैक्सिमम। एकदम एकदम आप देखिएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा रहता है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब प्राइस उसका, हाँ व्हाटएवर उसका डिस्काउंट वो लोग जितना प्राइस में बेचेगा वो प्राइस वो लिखा रहता है, ठीक है? चलिए